गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग पाठ 21 नमक नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे चिल्ला रहे थे। यानी कि सफ़िया की धीरे धीरे आंखें बंद हो गई और वह सो गई। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो लाहौर है। ये सपने वो सोच रही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म हवा, उस हवा में रची हुई मौलसरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास और दो बेजबान परछाइयाँ। ये सब जो है सफिया जो अपने बारे में वो सोच रही है। तो तुम कल चली जाओगी? बोली कि हाँ। आप कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। और इस तरह से वो सोच रही है। देखने के बाद, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो दो बेजबान परछाइयाँ जो आपस में बात कर रही हैं, बोले कि कल तुम चली जाओगी? तो कहती है हाँ। आप कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। वो सब ये सब सपने में देखती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। वह यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनों से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनों जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। यानी कि जब उसकी आंखें खुल गई तो उसकी आंख हाथ जो है उस भरे कीनों की टोकरी पर चली गई। तो जो वो टोकरी जो लबालब भरी थी, उस टोकरी को उसको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने का काम ये कीनू करता है। सफिया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। सफिया वहाँ पे उसके बाद सुबह वो चली गई और फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। वेटिंग रूम यानी कि प्रतीक्षालय में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसने भाई ने दे दिया था। यानी कि वहाँ दिल्ली तक का किराया जो है उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। यानी उसके भाई जो है हाथ में टिकट दबा करके वेटिंग रूम के बाहर ही टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनों की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आस पास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती कि टोकरी की तह में कीनों के नीचे नमक की पुड़िया है। यानी कि जब वहाँ पे वो खड़ी थी तो वो अंदर बैठी हुई चाय पी रही थी, और चाय पीते पीते वही एक सोच रही थी कि आसपास इतने सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ उसी को पता है कि इन कीनों के नीचे नमक की एक पुड़िया भी है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झुझुरी सिया आई और एकदम से उसने फैसला लिया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। अब उसके सामान के कस्टम के लोग चेक करने लगे तो उसको तुरंत दिमाग में उसके आया कि यह सामान वो जो ये नमक की पुड़िया वो ले जा रही थी, उसे वो चोरी से नहीं ले जाएगी। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी, वो नमक दिखा करके लोगों को ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख लिया। वो जो टोकरी में कीनों के नीचे जो पुड़िया रखी थी, उसने जल्दी से उस पुड़िया को निकाला और हैंडबैग में रख लिया, जिसमें उसका पैसों का भरा पर्स और पासपोर्ट आए थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला, जिसमें खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर थे। कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रहे थे। सफिया हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो जब बाहर निकलती है तो सारे लोग थे और वहाँ पे कस्टम ऑफिसर था। उसने कही, वो सफिया कही, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा और बोला, फरमाइए। उनके लहजे में सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जब उन्होंने कहा फरमाइए तो तुरंत उन्होंने कहा, उसकी हिम्मत बढ़ गई, बोले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। वो बोलते हैं कि मेरा वतन तो दिल्ली है और आप भी तो मिलने आई हैं, आप अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। बोलते कि जी हाँ, मैं लखनऊ से आई हूँ और मेरे भाई सब यहीं पर आते हैं, और आपको भी तो शायद इधर आए हुए। अभी इतना ही पूछा था। जी,
जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। बोले कि हाँ, जब पाकिस्तान बना था तभी जो हम इधर आए हैं, लेकिन हमारा असल में देखें तो हमारा वतन दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उसके बाद सफ़िया जो है नमक की पुड़िया अपने हैंडबैग से निकालती है और उस कस्टम ऑफिसर के सामने वो निकाल करके वो रख देती है और धीरे धीरे वो सारी बातें बता देती है, जिसकी वजह से वो नमक की पुड़िया यहाँ से ले जाना चाहती है। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नमक की पुड़िया को उठाया और उठा करके उसको लपेटा और लपेट करके सफ़िया के बैग में उन्होंने रख दिया और कहा कि मोहब्बत के आगे कस्टम वाले भी कभी कुछ नहीं करते हैं, यानी कि कस्टम वाले भी उसके सामने हैरान होकर के देखते रह जाते हैं। अब चलने लगी तो वो भी बड़े खड़े हो गए और वह जब वहाँ से लेने के बाद वो चलने लगी, उनको बताने के बाद वहाँ से चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातों को यह नमक देखते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब राब्ता ठीक हो जाएगा। उन्होंने जब वो कस्टम ऑफिसर ने उनको नमक का पैकेट जो है जो पुड़िया जो हैंडबैग में रखने के बाद वो कहने लगी कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून यानी कि उन महिला को नमक देखते वक्त ये कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका ही अपना वतन है और दिल्ली मेरा वतन है। राब्ता मैंने धीरे धीरे बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गए और वे वहीं खड़े रहे। कस्टम सफ़िया जो है वहाँ से निकल करके दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई। प्लेटफार्म पर बहुत से उसके दोस्त भाई रिश्तेदार थे, सभी थे हसरत भरी नज़रों से बहते हुए आंसू, ठंडी सांसों और बिछे हुए ओटों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई, यानी कि अटारी में पाकिस्तानी पुलिस वहाँ पर उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस वहाँ पे सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कब लाहौर ख़त्म हुआ और कब किस जगह से अमृतसर शुरू होगा, यानी कि पता ही नहीं चलता कि कब लाहौर ख़त्म हुआ और कब अमृतसर शुरू हो गया। एक ही ज़मीन थी, एक ही ज़बान थी, एक ही सूरतें थी और लिबास यानी कि पहनावा भी एक ही था। एक सा लबो लहजा, एक सा भी बोलने का तरीका था और अंदाज भी एक जैसे थे। गालियाँ भी एक से ही थी, जिसमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी, यानी कि सब कुछ समान था, लेकिन एक ही चीज़ वहाँ के असमान था कि दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें थी। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास के सामान की जांच करने उनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर भी उसकी सामान की जाँच हो रही थी। तो सफ़िया व्यक्ति के पास पहुँचती है, बोलती है कि उस अफसर के पास पहुँचती है और बोलती है कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते हिचकते हिचकिचाते उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। यानी कि सफ़िया ने उनको सब कुछ कस्टम के अधिकारी को सब कुछ उसने बता दिया। सुनने के बाद उन्होंने कहा, आप जरा इधर आइए। प्लेटफार्म के सीढ़ी पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसी। सफ़िया दाखिल हुई, हिचकिचाई, वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। वहाँ पे एक कमरे में उसको बुलाए। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? वहाँ पर उन्होंने वो कस्टम अफसर जो उनको बैठने के लिए उसको कहते हैं और एक पुलिस वाले को इशारा करके बुलाते हैं। सफ़िया डर गई कि अब क्या होगा। 2 चाय लाओ। अच्छी वाली पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। उसके बाद 2 चाय मंगाने के लिए उसने कहा। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर एक दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला
सफ़ा खोला यानी कि पहला पेज खोला। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। यानी कि जो कापी और किताब निकाला, उस किताब के बाईं ओर ये लिखा था कि शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946 से। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? जब वो देखती है इस तरह से, सुनती है तो कहती क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। वह कस्टम ऑफिसर बोलते कि हाँ, मेरा वतन ढाका ही है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। उन्होंने बहुत ही फ़ख्र से कहा कि मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? बोलते कि आप यहाँ पर कब आए? जब डिवीज़न हुआ यानी कि जब बँटवारा हुआ तभी हम यहाँ पर आए, मगर हमारा वतन ढाका ही है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरूल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। बोला कि मैं 12-13 साल का था, लेकिन नजरूल और टैगोर को हम लोग तो बचपन से पढ़ते आए हैं। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे, ठीक 1 वर्ष पहले, मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताबें दी। बोले कि जब मैं बँटवारा से यहाँ पर आ रहा था, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने और सबसे अजीज दोस्त ने मुझे यह किताब उपहार में दिया था। उस दिन मेरी सालगिरह थी, यानी कि उस दिन उनकी वर्षगांठ थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। बोले कि नौकरी मिल गई, लेकिन हम वतन हमेशा आते जाते रहे हैं। वतन, सफिया ने जरा हैरान होकर के पूछा। मैंने आपसे आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। बोला कि मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, यहाँ पे नहीं है। उन्होंने जरा बुरा मांगकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है, सफिया जल्दी से बोली कि हाँ ठीक है। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया। पहले तो सिर्फ इधर ही कस्टम थे, लेकिन अब उधर भी कुछ अच्छा नहीं है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर करके बोले, वैसे तो डाक कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाक की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। बोले कि जैसे जिस तरह से नमक यहाँ पर होता है, लेकिन आप पाकिस्तान से नमक लेकर गए, उसी तरह से डाक भी कलकत्ता होता है, लेकिन हमारे ढाका में जो डाक होता है उसकी बात ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। उसके बाद वो बैग उठाते हैं और सफिया के बैग में रख देते हैं और आगे आगे चलने लगते हैं। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रहे थे, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचते जा रहे थे, किसका वतन कहाँ है? वह कस्टम के इस तरफ या उस तरफ? बोलते कि किसका वतन कहाँ है? वो इस तरह से उसके मन में प्रश्न उठता है कि वो कस्टम के इस तरफ इनका वतन है, या फिर वो कस्टम के, या फिर उस तरफ उसका वतन है। यानी कि पता नहीं किसका वतन कहाँ पे है। यहाँ के लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो वह कस्टम किस तरफ है या उस तरफ। इस तरह से कब सफिया सोचती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। बच्चों, आपका ये लेसन समाप्त हुआ। आगे कल हम लोग इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।